बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड। जब हम रिसर्च के अंदर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उस डाटा से, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उससे इंसाइट लेना होता है, विजन लेना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है उस डाटा को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, एक ब्रांड है, जो ये देखना चाहते हैं कि आजकल जो यंग वुमेन है उनके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड जो है क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कंपनी जो है क्या करेगी, वो कंपनी जो है सबसे पहले जो है वो यंग वुमेन को रीच करेगी, उनको टारगेट करेगी और उनसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव से, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे उनके उनके रेलिवेंट जो है सवाल पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट कर लेंगे, जब डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ब्रांड जो है उस डाटा को, उन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, उस डाटा को उन पैटर्न को जो है एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल, वो जो है ये भी डिस्कवर कर सकते हैं कि यंग वुमेन के अंदर जो है आजकल जो है डिफरेंट जो जीन्स की जो टाइप्स हैं वो लाइक कर रही हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, जब डाटा जो है मास डाटा होता है आपका, तो रिसर्चर जो है उसको डिफरेंट एनालिसिस मेथड जो है वो यूज़ करता है ताकि उनको जो है मीनिंगफुल इंसाइट के अंदर जो है वो लेके आए, ताकि उसको जो है अंडरस्टैंड कर सके, उस डाटा को जो है एनालाइज कर सके। डिफरेंट एनालिसिस मेथड जो है वो अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च टाइप कौन सी है। जिस टाइप की आपकी रिसर्च होगी उस टाइप का जो है आप एनालिसिस मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। आगे चल के मैं आपको एनालिसिस मेथड्स का भी बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, तो फिर आपको जो है ये आगे जो ये क्लियर जो है वो समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो है जो मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को जो है एनालाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डाटा प्रिपरेशन। एनालाइजिंग ऑफ डाटा के अंदर जो है फर्स्ट स्टेज जो है वो डाटा प्रिपरेशन है, जहाँ पे जो है आप का जो मकसद होता है वो रॉ डाटा को जो है मीनिंगफुल या रीडेबल डाटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। जो रॉ फॉर्म में डाटा आपके पास अवेलेबल होता है उसे मीनिंगफुल या रीडेबल फॉर्म के अंदर जो है आपने कन्वर्ट करना होता है। इसमें पहला जो स्टेप है वो है स्टेप 1 है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन जो है इसका जो मकसद होता है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, क्या वो प्रीसेट स्टैंडर्ड्स थे उसके मुताबिक आपने कलेक्ट किया है। जो आपने स्टैंडर्ड, जो प्रोसीजर आपने सेट किया था उसके मुताबिक जो है आपने डाटा कलेक्ट किया है, बाइसनेस के जो है वो बगैर किया है या नहीं किया, इसमें कोई बाइसनेस तो नहीं थी ना। इस डाटा वैलिडेशन के जो है फोर स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के, डाटा वैलिडेशन प्रोसेस के जो है इसमें जो है 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो है फ्रॉड। फ्रॉड यह है कि आया कि आप हर रिस्पोंडेंट जो है एक्चुअली इंटरव्यू किया गया है या उसका नहीं किया गया, कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है क्या असल में आपने सब रिस्पोंडेंट से जो है वो डाटा कलेक्ट किया है या नहीं किया। ये तो नहीं है कि कुछ रिस्पोंडेंट से जो है आपने डाटा कलेक्ट किया हो और बाकी जो है आपने वो क्वेश्चनर जो है, जो डाटा है वो आपने खुद ही ऐसे उन क्वेश्चनर को जो है वो फिल कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ये पहला जो स्टेप होता है इसमें डाटा वैलिडेशन के अंदर, जब आप ये देखते हैं कि आया कि ये डाटा वैलिड है या नहीं है, उसमें पहला ये देखते हैं फ्रॉड,
कि एक्चुअली सब सब यस सर ये डाटा वैलिडेशन जो है ये डाटा प्रिपरेशन के पॉइंट यस 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 उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्क्रीनिंग का। इसमें जो है आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो रिसर्च क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो चूज़ किए गए हैं या नहीं किए गए। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है प्रोसीजर के अंदर जो है आपने ये चेक करना होता है कि आया कि आपका डाटा जो है डाटा कलेक्शन जो है प्रोसीजर के मुताबिक जो है कलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, जो रिसर्च प्रोसीजर होता है आपने डाटा जो है उसके मुताबिक जो है कलेक्ट किया है या नहीं किया। फोर्थ जो स्टेप होता है वो है कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस ये है कि आप ये इंश्योर करें कि इंटरव्यूअर जो है जो रिसर्चर था उसने तमाम जो सवालात थे रिसर्च क्वेश्चन से उसने तमाम सवालात जो है वो रिस्पोंडेंट से जो है वो पूछे हैं या नहीं पूछे, या उसने जो है उन सवालात का जो है जवाब लिया है, उन सवालों का जो है इंटरव्यू किया है जो उसको जो है रिक्वायर्ड थे। आपने ये चार चीज़ें जो है डाटा वैलिडेशन के अंदर जो है कंफर्म करनी होती हैं। ये चार चीज़ें जो है आपने देखनी होती हैं। और जी और उसके बाद जो है रिसर्चर को ये चाहिए होता है, रिसर्चर ये करता है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए जो है वो उस वैलिडेशन को जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कैसे जो है वो सैंपल रैंडम यूज़ करके वो उनको वैलिडेट करता है। आपने 200 लोगों का 200 रिस्पोंडेंट्स का जो है 2 शहरों के अंदर जो है आपने डाटा कलेक्ट किया, तो रैंडमली जो है रिसर्चर जो है वो हर सिटी से 2 शहर हैं, हर सिटी से जो है 20 लोगों का जो है रैंडमली डाटा जो है वो उठाता है और रिसर्चर जो है उनको 1 बाय 1 जो है ईमेल करता है या फ़ोन कॉल करता है और उनसे जो है वो सवालात जो है वो दोबारा पूछता है कि आया कि वो उन रिस्पोंडेंट से उन लोगों से जो है वो डाटा जो है कलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। उन लोगों से जो हमारे पास जो है रिस्पोंडेंट्स का डाटा जो है वो मौजूद है उनसे एक्यूरेट डाटा जो है वो लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ये स्टेप 1 था। ठीक है, डाटा वैलिडेशन का, जिसके 4 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, जिसमें पहला जो पॉइंट था वो फ्रॉड था, सेकंड जो है वो स्क्रीनिंग था, थर्ड जो है प्रोसीजर था, फोर्थ जो है कंप्लीटनेस था। सेकंड जो स्टेप है वो है डाटा एडिटिंग का। डाटा एडिटिंग क्या है? जब लार्ज डाटा जो है आप कलेक्ट करते हैं उसमें जो है चांस है कि एरर आ सकती हैं, मिस्टेक्स जो है उसमें हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रिस्पोंडेंट जो है आपका क्वेश्चनर जो है वो इनकरेक्ट जो है फिल कर देता है या एक्सीडेंटली जो है कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप कर देता है। ठीक है, किस सवालों को जो है वो जवाब नहीं देना चाहता या वो गलत जो है फिल कर देता है। तो इसमें जो है ये मेक श्योर करना होता है कि रिसर्चर को ये मेक श्योर करना है कि इसमें जो है इस तरह की कोई एरर जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, रिसर्चर जो है यहाँ पे जो है डाटा को जो है वो चेक करता है और रॉ रिसर्च डाटा जो होता है, जो रॉ फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, आपने उसमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है अगर कोई इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो मौजूद हैं तो आपने जो है उन एरर्स को जो है वो दूर करना होता है ताकि आपके रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एरर ये है कि रिस्पोंडेंट ने जो है
कुछ सवालात के जवाब जो है नहीं दिए, उनको जो है ऐसे खाली जो है वो छोड़ दिया है। जब एडिटिंग का जो प्रोसेस होगा, जब डाटा एडिटिंग स्टेप के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप या तो उनको रिमूव कर दें उन सवालों को, या आप जो है उनको जो है वो फिल कर दें, या उनको जो है आपने जो है फिल करना होता है। जब मैंने बीएस के अंदर जो है थीसिस किया था तो उसमें जो है मेरे ओपन एंडेड क्वेश्चनर जो है वो ज़्यादा थे, तो उसमें रिस्पोंडेंट ने ये किया कि इतना टाइम नहीं देते लोग, पढ़ते नहीं हैं, या उसको जो है सवालात का जो जवाब देना होता है वो लिखना नहीं चाहते, इतना टाइम नहीं देते। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया कि जो मेरे रिस्पोंडेंट थे उन्होंने जो है वो सवालात जो है वो छोड़ दिए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे दूसरे जो रिस्पोंडेंट थे जिनका जवाब मैंने कलेक्ट किया हुआ था, तो उनके अंदर जो है ये था कि जिन्होंने ज़्यादा लोगों ने जो सेम जवाब दिए हुए थे वो मैंने जो है उसकी जगह जो है वो पुट कर दिए। यहाँ पे है ना, या रिसर्चर को जो है वो रिमूव करना होता है, या उनको जो है ऐसे जो है वो फिल कर देना होता है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या मैं उनको खाली छोड़ देता, रिमूव कर देता उन सवालात को, या जो है उनको जो है खुद फिल कर देता। फिल ऐसे करना होता है, खुद नहीं करना होता, जो रिस्पोंडेंट्स के जो है जवाब होते हैं उनके मुताबिक जो है आपने फिल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डाटा कोडिंग का। थर्ड स्टेप है डाटा कोडिंग। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है डाटा प्रिपरेशन के अंदर। इसमें जो है आप का जो सवाल होता है उसको कोई वैल्यू जो है असाइन करते हैं। जो रिस्पोंडेंट का जवाब होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, जो आपने सर्वे कंडक्ट किया होता है, उसको जो है कोई वैल्यू जो है आप असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर ने जो है 1000 रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू किया जिनकी एवरेज एज जो है रिस्पोंडेंट ने फाइंड आउट की। तो उसने जो है रिस्पोंडेंट्स को जो है एज कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। जैसे आप लोग अगर कोई रिसर्च क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें जो है कैटेगरी दी जाती है, आपकी एज जो है वो 15 से 18 साल है, या 18 से 21 साल है, या 21 से 24 साल है, या 24 से 27 साल है। इस तरह की जो है वो कैटेगरी दिए जाते हैं। जब आप SPSS के अंदर या दूसरे जो टूल्स हैं उनके अंदर जो है डाटा पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपने ये करना होता है, वहाँ पे जो है आप जो 18 से 21 साल के थे आपने उनको जो है वैल्यू 1 देनी होती है, ठीक है। जो 21 से 24 साल के थे उनको जो है आपने वैल्यू जो देनी है वो 2 देनी होती है। इस तरह नंबरिंग देते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम जेंडर का सवाल पूछते हैं तो आपकी जेंडर क्या है, जब रिस्पोंडेंट ये पूछता है तो आगे से जो जवाब होता है मेल है या फीमेल है, उन्होंने जो है मेल ने मेल पे टिक करना होता है, फीमेल ने जो है वो फीमेल पे जो है वो टिक करना होता है। रिस्पोंडेंट क्या करता है, अपना रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर जो है मेल को जो है वैल्यू 1 दे देता है और फीमेल को जो है वैल्यू 2 दे देता है। SPSS के अंदर या दूसरे जो टूल्स हैं, जब हम डाटा जो है उसमें एंटर करते हैं तो उसमें जो है हम ये करते हैं कि उनको जो है वैल्यू जो है वो पुट करते जाते हैं। एक को वैल्यू 1 दे दी, मेल को 1 दे दी, फीमेल को जो है 2 दे दी। जब हम हमारे पास जो है जब डाटा जो है हम सारा डाटा एनालिसिस करने लगते हैं तो हम ये देखते हैं अगर हमने इक्वली जो है डाटा लिया है, मेल और फीमेल से जो है इक्वल डाटा जो है लिया है, तो उसमें ये देखते हैं कि 50% जो है हमारे पास मेल हैं, 50% जो है वो फीमेल हैं। या अगर ऊपर नीचे भी हैं तो वो उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज जो है हमारे सामने जो है वो आ जाती है। उसके बाद है जी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड। इसके बाद जब ये 4 स्टेप्स हो जाते हैं, डाटा वैलिडेशन भी हो जाती है, डाटा एडिटिंग भी, कोडिंग भी, प्रिपेयर भी हो जाता है, तो उसके बाद होता है एनालिसिस का प्रोसेस।
इन तमाम स्टेप्स के बाद आपका डाटा जो है एनालिसिस के लिए रेडी होता है। मोस्ट कॉमनली जो मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी कहा जाता है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होता है जहाँ पे रिसर्चर जो है समराइज़ करता है डाटा को और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो रिसर्चर की जो है हेल्प करता है डाटा को समराइज़ करने में, पैटर्न को फाइंड आउट करने में। मोस्ट कॉमनली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं उनमें है मीन क्या है, न्यूमेरिकल एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। मीन है, मीडियन होता है मिड पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उसके बाद मोड होता है, मोड क्या है, मोड मोस्ट कॉमन वैल्यू अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़। परसेंटेज होता है, परसेंटेज यूज टू एक्सप्रेस हाउ अ वैल्यू आर अ ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट विद इन द डाटा रिलेट टू लार्जर ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट। जिसमें जो है आप ये देखते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने जो है ज़्यादा रिस्पोंडेंट ने जो है एक चीज़ के साथ जो है सेम जवाब दिया है। मतलब एक जो आपने सवाल पूछा उसके साथ जो है कितने ज़्यादा लोग जो है वो उसके साथ जो है एग्री करते थे। ये आपने जो है परसेंटेज देखना है, या आप ये देखना है कितने परसेंट लोगों की जो इनकम है वो इतने परसेंट थी और उनके व्यूज़ जो है वो इस तरह आ रहे हैं आपके पास, ये आपने देखना होता है। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी ये है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज़ फाउंड। कितने परसेंट जो है एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा बार जो है वो देखी गई है। रेंज क्या है, रेंज इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। के हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है किस वैल्यू कितनी रेंज में थे और लो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है कितने परसेंट जो है वो रिस्पोंडेंट जो है वो उन्होंने जो है वो जवाब दिया है। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है आपको एक्यूरेट नंबर जो है वो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है आपने रीजनिंग को जो है एक्सप्लेन नहीं करना होता। उन नंबर्स का आपके पास एक नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है आपके पास मौजूद होते हैं। इसमें जो है कोई रीजनिंग की बात जो है नहीं होती जिसको आपने जो है एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, नंबर्स होते हैं 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं। आपने जस्ट जो है उनको एक्सप्लेन करना होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को अप्लाई करने से पहले जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये देखें कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जो है कौन सा एनालिसिस मेथड जो है वो यूज़फुल है, कौन सा एनालिसिस मेथड जो है आपके लिए जो है आपके रिसर्च के लिए जो है वो बेटर है। फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज जो है, एक गुड परसेंटेज जो होती है, गुड वे जो होता है इनको एनालाइज करने का, आपने रिस्पोंडेंट्स के दरमियान जो है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखनी है। तो इसमें जो है आपके पास जो है नंबर्स होते हैं, वो हाफ हाफ भी हो सकते हैं, 50% मेल और 50% फीमेल भी हो सकती हैं, या 30% मेल और 70% जो है वो फीमेल भी हो सकती है। इसमें जो है आपको जो है एक्यूरेट नंबर जो है आपके सामने जो है होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो ज़्यादातर जो है वो हेल्पफुल होती है जब रिसर्चर जो है रिसर्च की का जो सैंपल होता है वो लिमिटेड होता है। रिसर्च का जो सैंपल होता है वो लिमिटेड होता है, लार्जर पॉपुलेशन को जो है जनरलाइज नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल आप जो है उन लोगों को जो है उन बच्चों को जो है कंपेयर कर रहे हैं, दो विलेज के जो है वो चाइल्ड हैं जिनको वैक्सीन जो है पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाई गई है। तो उसके लिए जो है स्टैटिस्टिकल जो डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है वो इनफ है, क्योंकि दो गांव के जो है वो बच्चे हैं जिनको जो है पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाई गई है। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है उस सैंपल को जो है
एक्सप्लेन कर सकता है। अगर लार्जर पॉपुलेशन होगी तो फिर उसके लिए जो है आप दूसरे जो टूल्स हैं, दूसरे जो मेथड्स हैं वो आप यूज़ करेंगे। मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की जो है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर जो है बात की। पहले हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है जो रिसर्चर को जो है हेल्प करता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जो है समराइज़ करे और उनके जो है पैटर्न को जो है फाइंड आउट करे। इस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर जो है मैंने आपको बताया मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और रेंज की बात की। मीन क्या है? न्यूमेरिकल एवरेज है। मीडियन मिड पॉइंट होता है। मोड मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है। परसेंटेज क्या है? रेशो जो है आपकी कितनी है, रेशो एज फ्रैक्शन ऑफ 100। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस होती है। रेंज क्या है? हाईएस्ट या लोएस्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी रेंज है। उसके बाद जो है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस होता है जो आप मल्टीपल वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप को जो है आप फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको जो है आपने जर्नलाइज करना होता है। इसमें जो है आप को रिलेशन करते हैं, दो वेरिएबल्स का जो है रिलेशनशिप जो है आपने बयान करना होता है। इसमें जो है रिग्रेशन होती है जिसमें आप शो करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसको या आप शो कर रहे होते हैं या उनको जो है प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है कि आपकी प्रिडिक्शन जो है वो गलत भी हो सकती है, जो रिलेशनशिप जो है आप शो कर रहे हो वो भी जो है उसमें, क्योंकि ये कम्प्लेक्स मेथड है तो इसमें जो है चांस है कि वो गलत जो है हो सकता है। उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। आप जो है दो ग्रुप्स को जो है टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। पहले हमने क्वांटिटेटिव डाटा को जो है एनालाइज किया, उसके स्टेप्स जो है हमने पढ़े। अब जो है हम पढ़ रहे हैं एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो है वो वर्ड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, इमेजेस होते हैं, इवन के सिंबल्स भी जो है इसमें जो है वो यूज़ करते हैं हम। इसमें जो है एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं होते जैसे क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वर्ड्स होते हैं, क्वालिटीज़ को जो है ये बयान कर रहा है, इमेजेस होते हैं और सिंबल जो है इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। मोस्टली जो है क्वालिटेटिव डाटा जो है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, जहाँ चीज़ों को जो है आपने एक्सप्लेन करना होता है। क्वांटिटेटिव डाटा जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है रिसर्च के अंदर ये होता है कि हमने डाटा प्रिपरेशन करनी होती है, डाटा एनालिसिस स्टेज होती है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो है ये चीज़ें जो है नहीं होती। इसके अंदर ये होता है डाटा प्रिपरेशन और बेसिक जो एनालिसिस होता है उसमें पहला जो स्टेप होता है क्वालिटेटिव डाटा के अंदर वो है गेटिंग फेमिलियर विद द डाटा। गेटिंग फेमिलियर विद द डाटा। मोस्ट क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो वर्ड्स के अंदर होता है। रिसर्चर जो है उनको जो है सेवरल टाइम जो है उनको स्टडी करता है, रीड करता है, ताकि उनसे जो है वो फेमिलियर हो सके और अगेन एंड अगेन जो है उस डाटा को जो है ऑब्ज़र्व करता है, उसको जो है रीड करता है। उसके बाद है रिविजिटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है रिसर्चर जो है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को रिविजिट करता है, उन क्वेश्चंस को जो है आइडेंटिफाई करता है जो डाटा कलेक्शन के दौरान जो है आंसर किए गए हों, जो रिस्पोंडेंट ने जिनका जो है जवाब दिया होता है। उसके बाद है डेवलपिंग ऑफ फ्रेमवर्क, जिन्हें कोडिंग भी, डेवलपिंग ऑफ फ्रेमवर्क को जो है कोडिंग या इंडेक्सिंग भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे रिसर्चर ने जो है
आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को, बिहेवियर को, और जो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस जो यूज़ किए जाते हैं, या जिनको जो है आप कोई कोड जो है असाइन करते हैं किसी फ्रेज को, वो जो है रिसर्चर इस स्टेप के अंदर जो है आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है एज जो है वो पुट की, उसके लिए जो है क्या नंबर जो है असाइन किया, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, या इनके लिए जो है आपने जो कोड जो है वो यूज़ किए, उनको जो है रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है। और इसमें जो है जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के, उनको भी रिसर्चर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और कोडिंग जो है रिसर्चर को जो है हेल्पफुल होती है डाटा की स्ट्रक्चरिंग के अंदर, डाटा की लेबलिंग के अंदर जो है ये हेल्पफुल होती है। उसके बाद है आइडेंटिफाई पैटर्न एंड कनेक्शन। जब डाटा जो है कोड हो जाता है तो रिसर्चर जो है यहाँ पे थीम आइडेंटिफाई करता है। मोस्ट जो कॉमन रिस्पॉन्स होते हैं किसी क्वेश्चंस के, उनको जो है देखता है, और डाटा पैटर्न्स को, उन सवालात को जो है उन रिसर्च क्वेश्चंस को देखता है जिनके आंसर दिए गए होते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से, और ये देखता है कि फर्दर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको जो है स्टडी किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर जो है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली डाटा एनालिसिस मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनमें पहला है कंटेंट एनालिसिस। उनमें पहला है कंटेंट एनालिसिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन मेथड है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर। ये ज़्यादातर जो है वो यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो होती है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, या फिज़िकल आइटम्स के अंदर जो है आपके पास जो है अवेलेबल हो सकती है। जब आप इस मेथड्स को जो है कंटेंट एनालिसिस मेथड्स को जो है वो यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के थे। कंटेंट एनालिसिस जो है ज़्यादातर जो है वो यूज़ की जाती है जो जिन लोगों से आप इंटरव्यू करते हैं, जिन लोगों से आप डाटा का जो है डाटा लेते हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं, उनको जो है एनालाइज करने के लिए जो है कंटेंट एनालिसिस जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है नैरेटिव एनालिसिस भी होता है। पहला है कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड के अंदर। दूसरा है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस ये मेथड जो है ज़्यादातर यूज़ होता है जो वेरियस सोर्सेज से जो है आप डाटा कलेक्ट करते हैं। जब आप रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू करते हैं, या आप ऑब्जर्वेशन से जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, या सर्वे आप कंडक्ट करते हैं, तो इस तरह के डाटा के लिए जो है नैरेटिव एनालिसिस जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसका मेन जो फोकस होता है, हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं स्टोरीज़ या एक्सपीरियंसेस जो है जो लोग शेयर करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का जो है रिसर्च क्वेश्चन का जो है वो जवाब देते हैं, उनके लिए जो हम नैरेटिव एनालिसिस जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम यूज़ करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस की तरह डिस्कोर्स एनालिसिस भी यूज़ किया जाता है लोगों के साथ इंटरेक्शन जो होती है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन को जो है एनालाइज करने के लिए जो है डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन फोकस होता है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को जो है एनालाइज करना होता है। जो रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको एनालाइज करना होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है डे टू डे इन्वायरमेंट के अंदर जो है जो इंटरेक्शन होती है रिस्पोंडेंट और रिसर्चर की, उसको जो है एनालाइज किया जाता है इसके अंदर।
उसके बाद है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है ग्राउंडेड थ्योरी जो है रेफ़र करती है उस डाटा को, जब आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस जो है कर रहे होते हैं कि सर्टेन फेनोमिना जो अकर होते हैं सोशल वर्ल्ड के अंदर, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें जो है आप सिमिलर केसेस को जो है जो उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अकर हो रहे होते हैं, उनको जो है आप स्टडी करते हैं। रिसर्चर जो है इसमें एक्सप्लेनेशन जो होती है वो चेंज भी कर सकता है। रिसर्चर जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो इवेंट्स जो है, जो सर्टेन फेनोमिना जो है अकर हो रहे होते हैं सोशल वर्ल्ड के अंदर, उनको चेंज भी कर सकता है, या उसकी जगह जो है नई कोई और इवेंट जो है वो पुट कर सकता है। ठीक है, जो उसकी रिसर्च के लिए जो है उन केसेस के अंदर जो है वो फिट आ रहा होता है, उनको जो है रिसर्चर जो है वहाँ पे पुट करता है। ये मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। डाटा एनालिसिस जो है रिसर्च के अंदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जब वीक एनालिसिस होगा तो आपके रिजल्ट जो है इनएक्यूरेट होंगे। अथेंटिसिटी के अंदर जो है वीक एनालिसिस जो है वो रुकावट है। जब एनालिसिस वीक होगा तो आपके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकते, अथेंटिक रिजल्ट जो है वो नहीं हो सकते। इस तरह जो है आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी, जो आपकी स्टडी होगी, वो ज़्यादा जो है वो यूज़फुल जो है नहीं होगी। ये जो है हमारा टॉपिक था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड्स।